नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी कहानियों का रिवीजन करने वाले हैं कुछ कहानियों का। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को। देखिए भाई, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी कब की? 1904 की है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की पहली कहानी कौन मानते हैं भाई? भवदेव पांडे मानते हैं। कौन मानते हैं? भवदेव पांडे। गोपाल राय चंद्रदेव से मेरी बातें समकालीन प्रशासन पर करारा व्यंग्य ऐसा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? गोपाल राय बोलते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पर क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे का प्रभाव है और यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। जो बंग महिला इस कहानी के रचनाकार, उनका जन्म कब हुआ? 1882 में। और यह कहानी सरस्वती पत्रिका जो है उसमें प्रकाशित है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद लक्ष्मी सागर वैष्णवी जी ने अपने निबंध, कौन सा? नवनीत निबंध है, उसमें चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है ये बात कही। और भगवान चंद्रदेव ने आपके देखिए आगे देखिए कहानी शुरू होती है कि भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग सही कर लेना। कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। मैं सुनती हूँ आपका आकाशमंडल चिरकाल से वास करते हो। क्या यह बात सत्य है? तब तो आप देर दिन के बूढ़े कहे जा सकते हैं। देखिए इनको बूढ़े भी कहा इन्होंने। आगे देखिए, क्या आपके डिपार्टमेंट मतलब महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो आप अब तक बहुत अच्छी पदोन्नति हो गई होती। मतलब कि अगर वहाँ पे आप काम करते तो इतना काम आपका हो जाता। उसके बाद देखिए ये क्या कहती हैं कि भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु का परलोक बनाना कैसा? ओ देवता भी अपना जाति कैसे पक्षपाती हो? देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती हों? आगे कि अच्छा यदि आपको अंग्रेज जाति, देखिए अंग्रेज जाति का जिक्र है, अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन अर्थात निवेदन पत्र, ठीक है, एप्लीकेशन मतलब निवेदन पत्र आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देना। आशा है वे आपके आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे। आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन भर्ती, देखिए मिशन में भर्ती करके भी अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनके कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं, ठीक है। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि मैं इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या, देखिए 8वें दिन का जिक्र किया है और अमावस्या का जिक्र है इस कहानी में। तो और आप इसमें क्या नोट करेंगे कि भाई इसमें जो कार्तिक है ना, शिव के पुत्र, उसकी तुलना बंगाली महाशय से की गई है। यहाँ के उस शिक्षा प्राप्त युवक
ठीक है, काठ के पुत्रों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक भी क्या है कि काठ के उल्लू मतलब उल्लुओं की तरह मुंह ताकते रह जाते हैं। व्योमवासिनी विद्युत देवी को कहा गया था कि बिजली को व्योमवासिनी कहा गया इस कहानी में। और उसमें कहते कि उसको स्पर्श करने तक का किसी व्यक्ति में साहस नहीं। भाई सही है, बिजली को कौन स्पर्श कर सकता है। आगे कहती है फिर से, अतः हे देव मैं विनय करती हूँ आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंक दे। अब भारत में न तो आपके और न आपके भुवन भास्कर सूर्य महाशय, देखिए भुवन भास्कर किसको कहा गया, सूर्य महाशय को कहा गया कि साम्राज्य मतलब कि वंशधरों का ही साम्राज्य है और न भारत की वह सस्य श्यामाला स्वर्ण मूर्ति। आगे कहती हैं, यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस भाई कौन है यहाँ पे, चित्रगुप्त, देखिए चित्रगुप्त चीफ जस्टिस है यहाँ के, उसको साथ अवश्य लेते हैं। यहाँ के इंडियन पेनल कोड धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ के दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। यदि बोझ ना हो तो यहाँ से 2-4 टाइपराइटर, देखिए 2-4 टाइपराइटर की बात हुई है, 2-4 और कह दें और अपने खरीद ले जाएं। और अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर कह दें अपने अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। ठीक है, अपने मतलब आपने, ठीक है आपने। आगे देखिए कहानी में कहानी में आए स्थानों का कर्म, देखिए काशी आया, इसमें अंग्रेज जाति का जिक्र है, गौरांग जाति का जिक्र है, राजधानी कलकत्ता जिक्र है, सिंधु का जिक्र है, गौरांग महाप्रभु का और बम्बई का जिक्र है। देखिए कलकत्ता तो हमें पता ही है, लेकिन बम्बई का भी जिक्र है। कहानी में आए पात्रों का कर्म, भगवान चंद्रदेव, प्रभु लाड़करजन, भगवान निशानाथ, महारानी विक्टोरिया, फैमिली डॉक्टर धवंतरी और चित्रगुप्त, ये बंदे आए हैं इसमें। कहानी में आए स्थानों का क्रम है, देखिए काशी, कलकत्ता, ईडन गार्डन, मुंबई, ये 4 स्थान है। मतलब कलकत्ता में ही है ना ईडन गार्डन, तो इन चारों का ध्यान रखिएगा। कहानी में आए जानवरों का क्रम भी है, जैसे हंस, सॉरी पहले आएगा हंस, फिर आए, सॉरी बार बार गलत हो जा रहा, पहले आएगा गज, फिर हंस, फिर बैल, फिर चूहा, फिर मोर। ठीक है, इसको दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, हंस, बैल, चूहा, मोर से पहले गज आएगा। कहानी में प्लेग महामारी का जिक्र है, इसको जरूर याद रखिए, प्लेग। ठीक है, प्लेग महामारी। अब हम पढ़ते हैं अगली कहानी हमारी। कहानी कौन सी है, धुलाई वाली। धुलाई वाली का समय क्या है, 1907। ये आंचलिक कहानी है। कैसी कहानी है, आंचलिक कहानी है। सरस्वती पत्रिका के भाग 8 और संख्या 5 में। संख्या कितनी है, 5, भाग कितना, 8। ये बंग महिला कैसी थी, छापामार लेखिका थी। इस कहानी को हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी कौन मानते हैं, राय प्रसाद देवी प्रसाद। ठीक है, राय देवी प्रसाद जो है वो मानते हैं। काशी जी दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य, देखिए काशी जी के जो है दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया लिपटी हुई धोती और दूसरे में सुरती की गोलियां, देखिए सुरती की गोलियां और कुछ डिब्बियां थी और सुंगनी की एक पीढ़िया थी। ठीक है, पुड़िया। और उस समय क्या था जब ये आ रहा था उधर से, 11 बजे हुए थे। कहानी में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई कितने बजे का जिक्र है, तो 11 बजे का।
जानकी, देखिए जानकी, अभी इसमें जानकी देवी इसकी वंशीधर की पत्नी होती है ना, और सीता की उम्र इसमें 10 वर्ष दिखाई गई। कितनी है? 10 वर्ष। ठीक है, वो छोटी सी आती है तभी। जानकी कहती है, लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता, आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। ठीक है, ये कौन कहती हैं? जानकी देवी कहती हैं। नवल किशोर कलकत्ता से आ रहे हैं। देखिए कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ता से आ रहे हैं। आगरा से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो आगरा से लेकर आ रहे हैं। और सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। तो ये देखिए स्थान जो भी आ रहे हैं, बड़े ध्यान से आप इसको नोट करते जाइएगा। जानकी कहती है, अब हंसी ठट्टा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। कहानी में देखिए आषाढ़ सावन का जिक्र है। तो आज अभी तक बना नहीं है, लेकिन पूछ सकता ना, जैसे अभी पीछे वैशाख कहानी का पूछा गया था, उसमें गोसाई वाले में, कोसी गटवार में भी किसका समय का जिक्र है? तो वैशाख का। तो यहाँ पे आषाढ़ सावन का जिक्र है। ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ तो ध्यान से देखेगा। अब इसमें नोट क्या करेंगे आप? बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाला, बनारस में उसकी ससुराल है। देखिए कहाँ पे है उसकी ससुराल? बनारस में है। स्त्री को विदा करना है। कैसे आए? स्त्री यानी अपनी पत्नी को विदा करना है। और ससुराल में एक साली है, ध्यान रखिए कितनी है? एक साली है और एक साला है। सास भी है और सास के सिवा और कोई नहीं है। तो नवल किशोर इनके दूर के नाते में मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे मेरे हैं, मैं मेरे भाई हैं, और दोनों में गहरी मित्रता, दोनों एक जान दो कालिब हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको कहानी जब पढ़ेंगे तो मिल जाएगी। और कहानी में एक कहारिन होती है, वो कहते हैं, छूचे को कौन पूछे, छूचे को कौन पूछे। गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तो बंशीधर ने कहा, चलो भाई, अ, एक का ही सही, इलाहाबाद में देखा जाएगा। तो पर देखिए अब कहानी में पंक्ति आई है, पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कोई भी स्थिर नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भाई ये कहाँ से लिया गया है ये। तो देखिए दोबारा कि इस कहानी में ये लाइन दी गई है कि इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। अब देखिए सिकरोल स्टेशन का जिक्र आया है। सिकरोल स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। भाई माफ़ी चाहेंगे क्योंकि नोट्स बनते नहीं हैं, तो थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं सही कर दे रहा हूँ। पहुँच चुकी थी, ठीक है, अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। बंशीधर एक देसी धोती, बंशीधर को क्या है ये बता रहा है, बंशीधर वही नवल किशोर को एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहना है। नवल कट्टर स्वदेशी, तो यहाँ पे देख लीजिए नवल को क्या बताया गया? कट्टर, कट्टर स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी हुए ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए। नाहक विलायती चीज़ मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए, देश का बर्बादी की जाए, देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही रहेगा तो देश में। आगे इक्के वाले ने कहा कि पुल पार 1.5 दर्जे का टिकट मिलेगा। तो इक्के वाला जो वो कहता है भाई पुल पार जाओगे तो भाई आपको 1.5 दर्जे वाला क्या टिकट मिलेगा। रेल पर बैठकर राजघाट और मुगल सराय पहुँचे। तो ये भी पूछा जा सकता है भाई रेल पर बैठ कर के वो लोग कहाँ पहुँचे? तो राजघाट और मुगल सराय में। 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा हुआ था। तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे उसके सब कमरों को मिलाकर, मतलब उसमें सब कमरों में मिलाकर कितनी थी? 10-12 महिला थी। ये भी पूछा जा सकता है कितनी थी? 10-12 महिला थी। इम्पोर्टेंट है ये भी। बंशीधर इलाहाबाद उतरे और बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। जो बुढ़िया इसमें पात्र आती है, एक बूढ़ा भी आता है, लाठीवान भी आता है इसमें।
नवल मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से। देखिए स्थान जो आ रहे हैं ध्यान रखिए, मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला रहा हूँ। तो ये देखिए कहाँ से चला रहा है, मुगल सराय थे, क्योंकि लास्ट में मुगल सराय बोला है तो मुगल सराय से। अरे मैं यवनिवली किशोर कह रहा, अरे तो मैं क्या मर थोड़ी गया था, 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। जानकी, अरे तुम क्या जानो इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। कहानी के अंदर क्या नोट करोगे आप, जानकी देवी बंशीधर की पत्नी है, सीता उनकी सीता जो है जानकी देवी की बहन है, बंशीधर की साली हुई है। नवल किशोर का ससुराल कलकत्ता में, ठीक है, बंशीधर का ससुराल बनारस में, ये भी इम्पोर्टेंट है। नवल और बंशीधर मुगल सराय में मिलने की बात कही पर मिल नहीं पाते। ये लाइन आप ध्यान से देखिएगा कि भाई ये मिलने की बात कहते हैं मुगल सराय में, पर मिल नहीं पाते। कहानी में आए स्थानों का सही क्रम, कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे एक जगह पे मिल रहा है। काशी का दशाश्वमेध घाट, कलकत्ता, आगरा, मुगल सराय, इलाहाबाद, बनारस, सिकरौल स्टेशन, राजघाट, मिर्ज़ापुर, प्रयाग। ठीक है, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या है, काशी का दशाश्वमेध घाट है, कलकत्ता है, आगरा है, मुगल सराय है, इलाहाबाद है, बनारस है, सिकरौल स्टेशन है, राजघाट है, मिर्ज़ापुर, प्रयाग मतलब प्रयाग। तो अब ये हुई हमारी कहानी कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं अगली कहानी हमारी, कौन सी, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हम पढ़ते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन हमें कहीं कहीं 1900 भी मिलता है, कहीं कहीं 1901 भी है। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी, इम्पोर्टेंट है। इस कहानी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति गोपाल राय जो है वो मानते हैं। कौन मानते हैं भाई, गोपाल राय मानते हैं। अब देखिए कहानी की शुरुआत। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल की हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई, मतलब कि जमींदार था कोई, उसके पास एक झोपड़ी थी और वो ये चाहता था कि मैं यहाँ तक इसको बढ़ा लूँ। तो बढ़ाने की इच्छा हुई। उसके बाद उसका प्रिय मित्र, सॉरी भाई, उसका प्रिय पति, ठीक है, उसका प्रिय पति इकलौता पुत्र भी उस झोपड़ी में मर गया। 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी। कौन, पतोहू। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर ऐसा पूछ लिया जाए, मेन तो इसमें जमींदार, बुढ़िया और 5 वर्ष की कन्या जो है वो है, लेकिन इसमें पति का भी जिक्र होता है और एक पतोहू है, वो भी इकलौता पुत्र का भी जिक्र है इसमें। और अब उसकी पोती ही इस वृद्ध काल में उसकी एकमात्र आधार थी, नहीं वही इसका सहारा थी। जमींदार अपनी जमींदारी चाल चलने लगे और बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। महाराज अब वो निकाल दिया। अब उसकी जो लड़की है, पोती है, वो बीमार हो जाती है और वो कहती है भाई मैं तो उसी घर में ही जा कर के खाना खाऊंगी। तो बुढ़िया क्या है, सोचने लगी कि भाई इसका एक मिट्टी का चूल्हा बना करके यहाँ पे, तब शायद वो मान जाए। महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई, उसे लेने नहीं आई, महाराज क्षमा करें, एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, यह झोपड़ी जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। तो देखिए क्या छोड़ दिया, खाना पीना। इस झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का क्या है चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। श्रीमान ने अब क्या है उसको आज्ञा दे दी कि भाई चल कोई बात नहीं, खा लीजिए बना करके। जमींदार से बुढ़िया महाराज नाराज न हो। अब ये जब उसने अपना चूल्हा भर लिया बनाने के लिए, मिट्टी का जो भर लिया वो,
तो उसके बाद कही महाराज उठवा दीजिए इसको। तो तब कहता है, बुढ़िया कहती है जमींदार से कि बुढ़िया महाराज नाराज ना हो। जमींदार से कहती है बुढ़िया, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकते हैं? आप ही विचार कीजिए। जमींदार साहब देखिए, धन मद, किससे? धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए। पर विधवा उपयुक्त वचन सुनते ही, मतलब विधवा के जो वचन है उनको सुनते ही उसकी आंखें खुल गई और कृत्य कर्म पश्चाताप करते हुए उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उनकी झोपड़ी क्या है वापिस कर दी। तो ये कहानी का अंत है। इसमें एक पेज है, आराम से पढ़ सकते हो आप। और मैंने और भी सरल कम शब्दों में इसको आपके सामने रखा है। उम्मीद है आपको इसका लाभ मिल रहा होगा। अब है कानों में कंगना, कब की है? 1913 की। किसमें संकलित है? कुसुमांजलि कहानी संग्रह जो है उसमें संकलित है। इंदु पत्रिका में ये प्रकाशित हुई। राधिका रमन का जो सन 1890 है। कहानी मुरादाबाद और ऋषिकेश का जिक्र है। ठीक है, इस कहानी में मुरादाबाद और ऋषिकेश जो है उसका जिक्र है। कहानी में पात्र है नरेंद्र, किरण, योगीश्वर, किन्नरी, वैश्या, जूही, मोहन। ठीक है, मोहन के यहाँ ये नाच देखने मतलब शादी में जाता है, वहीं पे एक किन्नरी से दोस्ती हो जाती है। और भी भाई कुछ जानना नया तो इसमें नूरजहाँ का जिक्र है, शाह का जिक्र है, बसंत मास का मतलब उसका जिक्र है, बांस की बांसुरी, अमर तरु के फूल, परिजात के फूल, गंगा का जिक्र है, सरस्वती का जिक्र है, इन सब का जिक्र है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा। अब कहानी की शुरुआत करते हैं हम। किरण किरण तुम्हारे कानों में क्या है? आवाज आई पीछे से, कंगना। किरण अभी भोरी थी। ठीक है, दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। आकाश स्वच्छ नील उदार, सुंदर पत्ते शांत थे, संध्या हो चले। ये पंक्ति दे देगा, पूछ लेगा किस कहानी से, तो आप ध्यान देखिए। लेखक कहता है, मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण आज यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। ये पंक्ति दे देगा और पूछ लेगा किस कहानी से। एक दिन था इसी दुनिया में, दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरी चंदन के पल्लवों की छाया भूल कर वहाँ पर कहाँ मिले, लेकिन किस समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों को वर्षों के साए में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता उतर आते थे। आगे, समय ने सब कुछ पलट दिया। ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतर कर 2 घड़ी वंशी की टेर दे। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। ठीक है, यहाँ पे योगेश्वर लिखा है, योगीश्वर रहते थे। योगेश्वर ही थे। वह भूतल पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीवन कहना यथार्थ नहीं था। यहाँ पे लोक क्यों नहीं चाहिए, इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनके चित्त वृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी। यह क्या है, ब्रह्म लोक में अनंत शांति में लिपटी थी। वह बालिका मतलब किरण की बात हो रही है, एक रस्म उतार कर उसे घने जंगल में उजाला करती फिरती थी। मतलब योगीश्वर की कुटी के पास ही। कुछ साल मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा हुई थी। किसकी आज्ञा हुई थी? पिता की, कि उन्हें यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। लेखक से बोल रहा है, और लेखक यहाँ पे नरेंद्र है। ठीक है, योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे। ऐसा भी पूछ सकता है कि योगेश्वर और बाबा का क्या
रिश्ता था। तो वो क्या थे, लड़कपन के साथी थे। किरण उनकी लड़की थी योगेश्वर की, और कुटीर में वही एक दीपक थी। जिस दिन घटना में लिख आया, बाबा के कहने पर एक जोड़ी पीताम्बर 5 स्वर्ण मुद्राएं। देखिए, एक जोड़ी पीताम्बर 5 स्वर्ण मुद्राएं, किरण के लिए 2 कंगे, तो 1 2 52 यानी 152। 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले आया। योगेश्वर ने सब कुछ लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, एक जोड़ी पीताम्बर की है, यानी एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और 2 कनक कंगन। योगेश्वर कहता है, योगेश्वर नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। तो ये भागों में है, तो तीसरा भाग में देखिए क्या बातें हो रही हैं। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। इम्पोर्टेंट है भाई ये पंक्ति, कि कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। जगत की भी यही चाल, यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक में चल खड़े हों, फिर भी संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। अब वह देखिए, अब वह मतलब लाल चोली, अब किरण की बात हो रही है, मतलब अब वो छोड़ के चला गया ना योगेश्वर। तो लाल चोली हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजाती और हाथों में कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी, कमर में करधनी, दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती। आगे, यूं ही 2 साल मुरादाबाद में कट गए। तो कितने साल भाई, 2 साल, ठीक है, 2 साल। यूं ही 2 साल कितने मुरादाबाद में कट गए। मोहन के यहाँ नाच देखने गया था। तो कहाँ गया था, मोहन के यहाँ नाच देखने। वही किन्नरी से आंखें मिल गई, तो मिली क्या, लीन हो गई। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली। तो भाई ये मोहन के यहाँ पर नाच देखने गया था, ठीक है, कोई और कुछ बोल देगा उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा, नाच देखने। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी का जिक्र है, जैकेट, मोती, हार की, कंठ की, कर्णफूल, सब कुछ लाकर उसे, यानी उस मायाकारी के अल अलग तक रंजित चरणों में रख दिए। किरण, देखिए यहाँ पे किरण को बताया गया, किरण कैसी बनी हुई थी, हेमत की माली बनी हुई थी। तो कैसी बनी थी, हेमंत की माली, जिस पर एक फूल नहीं, पल्लव नहीं। वधु क्या करती, अनंत सूत्र से बंधा था। अनंत जीवन का संगीत क्या है, अनंत जीवन का संगीत तो वही हाथों हाथ पराये के हाथों बिक गया। फिर यह 2 दिन के चमकी खिलौने थे। उन्हें ये कहते 2 दिन के चमकते खिलौने थे, और इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ के गले, और शाम को मोती की माला उसे नचाने वाले के गले में सत्संग निर्जल डाल देना, यह मेरा जीवन निर्वाह था। आगे देखिए, एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी, क्योंकि अब ये किन्नरी को पसंद करता था ना। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो आप फौरन जाकर मांग लाओ। अलमारी में केवल मकड़े का जाल, देखिए मकड़ी का जिक्र है, श्रृंगार बक्स और छिपकली बैठी थी, और उसी दम किरण पर झपटा। तो 2 जानवर आए हैं, मकड़ा और छिपकला, मतलब छिपकली। किरण तुम्हारे पास कुछ भी तुम्हारे पास बचा हो है क्या। तो वो बोलती, हाँ, क्षीण कंठ की कांकली, चढ़ा नशा उतरा और सारी बातें सूझ गई।
पर पट्टी जब आँखों पर पट्टी खुली तो जब उसकी आँखें खुली, मतलब आँखों की पट्टी खुली, तो उस समय देर हो चुकी थी। तब क्या था, जीवन में केवल अंधकार ही बच गया था। ये नरेंद्र बोलता है। ये कह रहा है कि चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन है खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार रह गया। ठीक है, ये हमारी कहानी, 4 कहानियाँ हो गई। दूसरी बात भाई, आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग हर रोज़ पढ़ते हैं लाइव। और कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। ठीक है, और इसमें जो कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं वो भाई मेरी टाइपिंग की वजह से हो जाती है ना, तो इस वजह से ध्यान नहीं रहता है कई बार, उसको नज़रअंदाज कीजिए। लेकिन जो शॉर्ट में है वो मैंने आपको बता दिया। हमारा टेलीग्राम है NET JRF 2026 के नाम से। ठीक है, आप लोग जुड़िए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली 4 कहानियों में। तो अपने दोस्तों को भी भेजिए और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी पे। धन्यवाद।